आप सभी का सक्सेस विथ और टीम पर स्वागत है। आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर समास का चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ा दीजिए। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो समास से संबंधित रहेगा। और आज आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो कक्षा 10 में जितने भी प्रश्न आपको समास से आने वाले हैं वो सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। तो हमारे चैनल का नाम है सक्सेस विथ और टीम। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम समझते हैं समास के बारे में। ठीक है, कि हमारा समास होता क्या है। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? समास के बारे में। और ये समास हम लोग पढ़ते क्यों हैं? देखिए, समास के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बड़े से बड़े शब्दों को छोटे रूप में क्या करते हैं, आकार प्रदान करते हैं। कोई भी अगर बड़ा शब्द होता है, बड़े से बड़ा अगर कोई पद होता है, उसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए ही हम लोग समास के बारे में अध्ययन करते हैं। समास का गठन इसलिए ही किया गया ताकि हम लोग शब्दों को छोटे रूप में लिख सकें। आया समझ में आप लोगों को? तो समास के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, और इस एक ही वीडियो में आप लोग को समास कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास तो आप लोग का थ्योरी का क्लास रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो एक ऑब्जेक्टिव का मैं क्लास बना दूंगा जिसमें समास में जितने भी समास से प्रश्न आने वाले हैं या प्रीवियस में जो भी आपको देखने को मिले हैं सभी प्रश्नों को मैं कलेक्ट करके और एक और वीडियो बना दूंगा। तो वो वीडियो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा। अगर इस थ्योरी के क्लास को आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो वो भी आप लोग वीडियो आसानी से, मतलब जो भी प्रश्न उसमें दिए रहेंगे उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज एक ही वीडियो में ये आप लोग का थ्योरी का रहेगा और इसको अगर कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद वो भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या कर दोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आइए अब हम कक्षा 10 के समास के बारे में अध्ययन करते हैं। समास होता क्या है, आज हम समास के परिभाषा के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, समास कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नवीन शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर दो शब्द हो या दो पद हो, उन दोनों शब्दों को अगर जोड़ते हैं, दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, उनको जोड़ने के बाद अगर कोई नवीन शब्द आता है, नवीन शब्द का मतलब होता है नया शब्द, तो नया शब्द जो हमको प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो एक तो ये परिभाषा आप लोग का हो गया। एक ये भी परिभाषा बोल सकते हो कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार होता है, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण भी कह सकते हो या संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हो। मतलब छोटे रूपों में लिखना ही, अर्थात पदों का जो छोटा रूप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास एक प्रोसेस होता है, समास एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को मेल से, या तो हो सकता है कि दो शब्द रहें या दो से अधिक शब्द रहें, अगर इनको मिलाने के बाद अगर कोई नवीन शब्द बन जाएगा, नवीन का मतलब क्या होता है, नया शब्द, तो नवीन शब्द जब बन जाएगा वही हमारा क्या कहला जाएगा, समास कहलाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है कि कोई अगर मान लीजिए एक शब्द ले रहे हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ जैसे गंगा, एक गंगा एक शब्द हो जाएगा और इसमें मैं जोड़ दिया जल। ये संधि विच्छेद तो आप लोग पढ़े ही होंगे, संधि विच्छेद के बारे में अगर नहीं पढ़े होगे तो वो भी पढ़ा दूंगा। गंगा में अगर जल जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, गंगा जल। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे आप लोग ऐसे बोलते होंगे गंगा का जल, गंगा का जल। ठीक है, गंगा का जल, इस शब्द को अगर हम चाहेंगे तो ये भी तो बोल सकते हैं गंगा जल। क्या बोल सकते हैं, गंगा जल। तो देखिए, ये बड़ा शब्द था और इसको हम लोग छोटे शब्द में लिख दिए गंगा जल, यही हमारा क्या कहलाता है, समास हो जाएगा। ठीक है, और ये जो गंगा जल मैं ये लिखा हूँ ये समासिक शब्द कहलाता है, या तो इसको समासिक शब्द बोलेंगे आप लोग या समस्त शब्द बोलेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि गंगा के जल में से ये जो का देख रहे हो आप लोग ना, ये का,
ये जो का विभक्ति है, इस का को हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, और का को हटाकर ही एक नए शब्द दिए हैं, नए रूप प्रदान किया है, वही हमारा क्या हो जाता है, समास कहलाता है। तो यहाँ पे गंगा जल हमारा क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। यही हमारा समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उदाहरण जानते हैं हम लोग, थोड़ा उदाहरण के बारे में थोड़ा देखते हैं। विद्या के लिए आलय, तो देख रहे हो ना कितना बड़ा शब्द है। तो विद्या के लिए आलय को हम लोग छोटे रूप में क्या बोल सकते हैं, विद्यालय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विद्यालय। रसोई के लिए घर, इसको हम लोग अगर संक्षिप्त रूप में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, रसोई घर। हवन के लिए सामग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, हवन सामग्री बोलेंगे। तीन है नेत्र जिसके, तो बताइए तीन नेत्र किसके हैं, तो शंकर जी के हैं। ठीक है, तो और भी मैं समास के प्रकार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तीन है नेत्र जिसके, थोड़ा नहीं लग रहा आप लोग, थोड़ा लंबा वो शब्द हो जाएगा, कई सारे शब्दों से मिलकर उसको बनाया गया है, और उसको एकदम छोटे रूप में अगर बोलना होगा तो त्रिनेत्र। अगर त्रिनेत्र भी अगर आप लोग बोल देते हो तो उसका मतलब ही तो हुआ कि तीन है नेत्र जिसके। तो तीन है नेत्र जिसके उतने बड़े शब्द को हम लोग एक छोटा रूप प्रदान करना चाहते हैं तो उसको त्रिनेत्र बोल सकते हैं। एक शब्द में ही आपका उतने बड़े शब्दों का एक शब्द ही क्या कर देता है, मतलब उसका अर्थ निकाल देता है। नीला है कंठ जिनका, तो कौन होता है हमारा, तो नीलकंठ होते हैं, अर्थात शिव जी होते हैं। गंगा का जल, इसको हम लोग छोटे रूप में कैसे लिखेंगे, गंगाजल लिखेंगे। राजा का पुत्र, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि जितनी भी विभक्तियां यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है, जैसे के लिए को हटा दिया गया है यहाँ पे के लिए यहाँ पे भी हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो जैसे का है, का विभक्ति है, यहाँ पे हटा दिया गया है, मतलब विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। विभक्तियों को अगर लोप कर देंगे तो वही हमारा समास कहलाता है। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में ना। यहाँ पे हम शब्दों को छोटा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ा है कि समास का मतलब ही होता है छोटा रूप, समास का मतलब ही होता है संक्षिप्तीकरण, समास का मतलब ही होता है संक्षेपीकरण। ठीक है, और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारे समास होते हैं उनके दो पद होते हैं। समास के कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक हमारा होता है पूर्व पद और एक होता है हमारा उत्तर पद, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समास के अगला आपसे पूछा जाए कि पद कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक हमारा होता है पूर्व पद, एक होता है हमारा उत्तर पद। जैसे मान लीजिए गंगा जल अगर ले लीजिए, गंगा जल, तो गंगा जल में आप लोग ये जो गंगा आप लोग शब्द देख रहे हो ना, ये हमारा पूर्व पद कहलाता है। और ये जो हमारा जल देख रहे हो ना, ये हमारा कौन सा पद कहलाता है, तो उत्तर पद कहलाता है। एक बार और समझिएगा, जैसे हमारा गंगा जल हो गया, जैसे और कोई मैं अगर शब्द ले रहा हूँ, जैसे मैं ले लिया विद्यार्थी, जैसे मैं एक शब्द ले लिया, नया शब्द अगर ले लेता हूँ विद्यार्थी, तो इस विद्यार्थी में ही अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है, तो ये जो देखिए विद्यार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ पे विद्या जो हमारा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये विद्या हमारा हो जाएगा पूर्व पद हो जाएगा। कैसा पद हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा। और यहाँ पे अर्थी कैसा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पद। ये हमारा कैसा पद हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बहुत ही रोल है, याद रखिएगा। अब थोड़ा समासिक शब्द के बारे में जानते हैं कि समासिक शब्द क्या कहलाता है। एक चीज याद रखिएगा कि समासिक शब्द, जैसे मान लीजिए समास की प्रक्रिया से जो नए शब्द बनते हैं, मैं आपको समास की परिभाषा जब पढ़ाया था, अभी आपको पढ़ाया मैं समास की परिभाषा, तो उसमें मैंने बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नवीन शब्द बनते हैं ना, वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और उसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो जो नए शब्द बनते हैं, जैसे गंगा का जल से क्या बना दिए हम लोग, गंगाजल बना दिए। जैसे रसोई के लिए घर से हम लोग बना दिए, रसोई घर बना दिए। तो ये रसोई घर, विद्यालय, गंगा जल, राजपुरुष, ये सभी जो शब्द हैं ना, वही हमारे समासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वही मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, देखिएगा गौर करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखा गया है कि समास के नियमों से, समास के नियमों से निर्मित जो हमारा शब्द होता है वही हमारा क्या कहलाता है, समासिक शब्द कहलाता है।
समास के नियम से ही न शब्द बनता है। जैसे गंगा जल बना है, तो गंगा का जल से हम लोग क्या बना दिए हैं, गंगा जल बनाए हैं। तो कैसे बनाए हैं, तो समास के नियम से ही ना बनाया गया है। तो समास के नियम से ही बनाया गया है गंगा जल को, तो गंगा जल भी हमारा क्या हो जाएगा, समासिक शब्द कहलाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा समासिक शब्द जो होता है ना, हमारा जो समासिक शब्द होता है, इसे हम लोग समस्त पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद। तो याद रखिएगा समासिक शब्द को ही हम लोग समस्त पद भी कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। इसका हम समझ में आया आपको, विभक्ति क्या होता है। अरे जैसे अभी तो मैं बताया कि जैसे गंगा का जल, गंगा का जल, ये समास की प्रक्रिया के माध्यम से इसको हम लोग छोटा का रूप दे सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, गंगा जल। इसको गंगा जल बोल सकते हैं ना। तो ये देखिएगा, ये जो का देख रहे हो ना, यही हमारा विभक्ति है, और इसी विभक्ति का लोप कर दिया गया है यहाँ पे। बताइए, गंगा का जल को मिलाकर ही ना हम लोग गंगा जल बनाए हैं, ठीक है। तो समास प्रक्रिया के माध्यम से ही गंगा जल बनाया गया है। तो यहाँ पे जो का विभक्ति आप लोग देख रहे हो, इसका लोप हो गया है, ये लुप्त हो गया, ये गायब हो गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, ठीक है। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि समास होने के बाद विभक्ति जो होता है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे गंगा का जल से हम लोग बनाए गंगा जल, राजा का पुत्र से बनाए हैं राजपुत्र, ठीक है। उसके बाद जो पीताम्बर होता है, ये भी तो हमारा है। जैसे पीला है वस्त्र जिनका, या पीला है जो वस्त्र, तो उतने बड़े शब्द को हम लोग क्या कर दिए, एक छोटा शब्द के रूप में बोल दिए, पीताम्बर बोल दिए। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो जिसमें हम लोग समास देखने को मिलता है। और एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर वो शब्द है, जो कुछ भी आपको शब्द दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि सभी में समास देखने को मिलता है। समास हम लोग ठीक है पढ़ते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर ही नवीन शब्द बनते हैं, वही हमारा समास कहलाता है। लेकिन जो नवीन शब्द बनता है वो भी सार्थक होना चाहिए। और जो समास विग्रह भी करते हैं ना, दो या दो से अधिक शब्दों में, वो भी आपको सार्थक ही होना चाहिए, अर्थात उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब ये नहीं, अब कोई पूछ देगा सर कुत्ता, कुत्ता बताइए, कुत्ता में कौन सा समास है। तो ये बताइए, कुत्ता, तो कुत्ता को अगर तोड़ेंगे दो भागों में या उससे अधिक भागों में, तो उसका तो सार्थक शब्द निकलेगा ही नहीं। अब बताइए, जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए कुत्ता, बताइए कुत्ता ही पूछ दे, बताइए इसमें कौन सा समास है, तो कुत्ता में समास कोई भी नहीं है। अब आपसे मान लीजिए पूछ दीजिए कपड़ा, कपड़ा में ही बताइए कौन सा समास है। अब आप लोग से मान लीजिए जल पूछ दिया जाए, अब अगर मान लीजिए आपसे जल ही पूछ दिया जाए, अगर आपसे मान लीजिए मिट्टी ही पूछ दिया जाए, तो ये बताइए इसमें समास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कोई भी समास नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है संसार में, वो सभी शब्द हमारे समास कहलाते हैं, ठीक है। आया को समझ में। तो यहाँ पे ये जो आप लोग को देखने को जो मिल रहा है, जैसे गंगा जल, राजपुत्र, पीताम्बर, ये सभी जो शब्द होते हैं वही हमारे समस्त पद कहलाते हैं। और समस्त पद को ही हम लोग समासिक पद भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बिना इधर उधर बात किए ही हमको इस वीडियो को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये नहीं कि अब पढ़ाते वक्त इधर उधर की बातें करने लगे, ठीक है। कम शब्दों में कम समय में ही हमको इस वीडियो को कंप्लीट करना है। और ये एक ही वीडियो ही है, जो भी कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो इससे बाहर एक प्रश्न भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊंगा भी, आगे एक ऑब्जेक्टिव का भी क्लास चलेगा, वस्तुनिष्ठ क्लास क्लास भी चलेगा। 20 से 25 या हो सकता है 30 भी प्रश्न अगर हमको दिखाई देगा, तो 20 से 30 प्रश्न हम लाएंगे आपके सामने, एक और वीडियो, उसमें सभी प्रश्नों को आपको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास तो आप लोग का थ्योरी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, समास विग्रह। अच्छा, जिस प्रकार से संधि विग्रह होता है, तो संधि विग्रह में हम लोग ये पढ़ते हैं कि उसमें वर्णों को अलग करते हैं, उसमें वर्ण को अलग किया जाता है, जो वर्ण होता है उसमें अक्षर को अलग किया जाता है। लेकिन समास विग्रह में क्या होता है कि शब्द को यहाँ पर अलग किया जाता है। जैसे जैसे समास जो प्रक्रिया अभी हम लोग पढ़े हैं ना, तो अगर मान लीजिए कोई भी शब्द को, जैसे अभी हम समास के बारे में बताया आपको कि समास का मतलब होता है छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण, मतलब शब्दों को छोटे रूपों में लिख देना। जैसे गंगा का जल है, उसको छोटा करके हम लोग क्या बोल देंगे, छोटे रूप में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, संक्षिप्त रूप में क्या बोलेंगे, तो गंगा जल बोलेंगे। और फिर इसी गंगा जल को अगर बड़े रूपों में बदलना, इसका बड़ा आकार प्रदान करना है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, गंगा का जल। अब रसोई घर,
तो रसोई घर एक समासिक पद है, समासिक शब्द है या समस्त शब्द है। अब रसोई घर को ही अगर बड़े रूपों में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, रसोई के लिए घर। तो समास विग्रह क्या होता है थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए समासिक शब्दों, अभी मैं समासिक शब्दों के बारे में अभी आपको बताया था कि समासिक शब्द क्या कहलाते हैं, जैसे रसोई घर हो गया, गंगा जल हो गया, देशवासी हो गया, राजपुरुष हो गया, ठीक है, त्रिनेत्र हो गया, ये सभी हमारे समासिक शब्द होते हैं। तो समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अगर कोई भी समासिक शब्द होता है उनके बीच में अगर संबंध स्पष्ट कर देंगे ना, वही हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है, खाने नहीं है यहाँ पे, कहने, इसके कहने का मतलब यह है कि समास विग्रह का तात्पर्य है समस्त पद या समासिक पद को विभक्तियों के साथ जोड़कर शब्दों का विस्तार रूप देना। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े हो तो समझ में आ गया होगा। विस्तार रूप में लिखना ही हमारा समासिक विग्रह है। अब कुछ है समझ में? अब विस्तार रूप में अगर आप लिखेंगे तो उसमें तो विभक्ति होगा ही। अच्छा, जब हम लोग समास के बारे में पढ़े थे कि समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, तो उसमें हम लोग विभक्ति का लोप कर देते थे। लेकिन समास विग्रह में क्या होता है ना, उसका उल्टा होता है। मतलब समास का उल्टा होता है समास विग्रह। समास विग्रह में क्या होता है कि विभक्ति इसमें जुड़ जाती है। समास में तो विभक्तियों का लोप हो जाता है ना, लेकिन समास विग्रह में जो विभक्ति आप लोग लोप किए थे ना, वो भी विभक्ति आ जाती है। जैसे का हो गया, की हो गया, के लिए हो गया, ये सभी विभक्तियां इसमें जुड़ जाती हैं। जैसे देखिए उदाहरण भी मैं दिया हूँ, जैसे देखिएगा देशवासी, तो देशवासी तो एक समस्त पद होता है। अगर देशवासी देखा जाए तो ये कैसा पद होता है, समस्त पद होता है। लेकिन इसी समस्त पद को अगर बढ़ाकर इसमें अगर विभक्ति जोड़ दिया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, देश का वासी, देश का वासी। और यही हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा त्रिनेत्र का बताइए समास विग्रह, अब आपसे त्रिनेत्र का ही समास विग्रह पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे, तीन है नेत्र जिसके। अगर दशानन का ही समास विग्रह पूछ दिया जाएगा तो आप लोग क्या बताओगे, 10 हैं आनन जिसके। कुछ है समझ में? और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर ले रहे हैं राजपुरुष, ले लीजिए, राजपुरुष को ही अगर ले लेंगे तो राजपुरुष का भी समास विग्रह क्या हो जाएगा, ठीक है, तो राजा का पुरुष। राजपुत्र का क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। आए कुछ समझ में? गंगा का जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, तो गंगा जल भी हमारा समस्त पद होता है। अब इसको ही अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, समास विग्रह में यहाँ पे लिखा विभक्तियों के साथ, अर्थात इसमें विभक्ति आ जाती है। देखिए इसमें का, उसके बाद यहाँ पे भी का, विभक्ति इसमें जुड़ गई है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समास के बारे में, समास के अर्थ के बारे में, समास के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनके बारे में, तथा उसके साथ ही समास विग्रह के बारे में, समासिक शब्द या समस्त पद के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो समास के प्रकार, और एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जो समास होते हैं ना, वो 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है, उसके बाद तत्पुरुष समास होता है, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास। य में हलंत का चिन्ह आप लोग जरूर लगा दीजिए, कर्मधारय में य में हलंत का चिन्ह लगता है, और हलंत का चिन्ह किसी भी वर्ण को आधा कर देता है। ठीक है, तो य में हलंत का चिन्ह लगेगा। उसके बाद छठवा कौन सा है, बहुव्रीहि समास। तो इस समास के आप लोग को ये 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को तो ये कक्षा 10 का क्लास है ना, बाद में जब कंपटीशन का जब भी कोई और क्लास डाला जाएगा तो उसमें पूरा 6 समास के बारे में हम अध्ययन कराएंगे, पूरा पढ़ा देंगे 6 समास। लेकिन आप लोग का तो ये आप लोग का क्लास कक्षा 10 के लिए है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कक्षा 10 वाले आप लोगों के परीक्षा में, बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, आप लोगों में केवल 4 ही समास के बारे में पूछा जाता है। कितने समास के बारे में, 4 ही समास के बारे में। तो जब 4 समास के बारे में पूछा जाता है तो हम लोग भी इस क्लास में केवल 4 ही समास के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रश्न ये उठता है कि सर कक्षा 10 में
चार समास जो आते हैं वो चार समास कहाँ से आते हैं, कौन कौन से ऐसे चार समास के प्रकार होते हैं जो कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सा है, अभी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, एक तो होता है द्विगु समास, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद कर्मधारय समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास। अर्थात पहला अव्ययी भाव समास नहीं आता है आप लोगों में, और न ही तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा अर्थात अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, तो याद रखिए केवल चार समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो आइए अब चारों समास के बारे में धीरे धीरे कर अध्ययन करते हैं, और आप लोग बीच में कहीं गायब भी मत हो जाइएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा देखिएगा वीडियो को उसके बाद बंद कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा ही आज क्लास को पूरा आप लोग कंप्लीट करना है, पूरा क्लास को देखना है। ठीक है, बहुत ही इसमें समय भी लगा है, इसके लिए पीडीएफ बनाना पड़ा। कभी से पीडीएफ भी हम बना रहे थे, कम से कम 2 से ढाई घंटा पीडीएफ बनाने में ही लग गया था। ठीक है, उसके बाद आप लोग का लेक्चर हम अभी ले रहे हैं, उसके बाद फिर वीडियो अपलोड किया जाएगा। शाम तक मान लीजिए वीडियो आप लोग का अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रयास ये भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर भी करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास अगर शेयर करेंगे तो सभी को भी लाभ मिल जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि यही एक वीडियो आपको केवल पढ़ना है। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपको एक वीडियो लाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए द्विगु समास के बारे में हम अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि आखिर में द्विगु समास होता क्या है। तो देखिए परिभाषा में लिखा हूं कि जिस समासिक शब्द का, समासिक शब्द के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे गंगा जल क्या है, एक समासिक शब्द है। त्रिनेत्र क्या है, समासिक शब्द है। ठीक है, उसके बाद राजपुत्र भी क्या है, समासिक है, हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। और इसी समासिक शब्द को हम लोग बोलते हैं समस्त शब्द। तो जिस समासिक शब्द का पूर्व पद, कौन सा पद, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। जब विशेषण आप लोग पढ़ेंगे तो विशेषण तो मान लीजिए यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, ना ही आप लोगों में आता भी है। विशेषण का एक प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो जिस समासिक शब्द का पूर्व पद या पूर्व शब्द भी कर सकते हो, पूर्व पद ही करना है, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। और द्विगु समास में उत्तर पद विशेष से होता है, यहाँ पे स नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, द्विगु समास में उत्तर पद हमारा क्या होता है, विशेष से होता है। ठीक है, और इस समास में पूर्व पद अप्रधान होता है तथा उत्तर पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ये परिभाषा, और अगर नहीं आया होगा समझ में तो अभी मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग किसके बारे में, हम लोग पहले समास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कौन से समास, द्विगु समास। कौन से समास के बारे में पढ़ना है हमको, द्विगु समास। अच्छा, आपको मैं ऊपर ही बताया था कि जो हिंदी व्याकरण में हम लोग जो समास पढ़ते हैं ना, तो समास के दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं समास के, दो पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है और एक क्या होता है, उत्तर पद होता है। तो एक बात बताइए, समास के जब दो पद होते हैं तो द्विगु भी तो एक समास का ही ना प्रकार है। तो द्विगु समास में भी तो दो पद हो जाएंगे। इसके भी कितने पद हो जाएंगे, दो। एक तो पूर्व पद हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। जब समास के दो पद होते हैं तो द्विगु समास के भी तो दो पद हो जाएंगे, पूर्व पद हो जाएगा, उसके बाद उत्तर पद हो जाएगा। तो द्विगु समास में परिभाषा में यही लिखा हूँ, टाइप किया हूँ कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है ना, अर्थात जो पूर्व पद होता है ना, वो संख्यावाची होता है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रहेगा, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या रहेगी। ठीक है, अब आया कुछ समझ में, यहाँ पे कोई ना कोई क्या रहेगी, संख्या रहेगी। हमेशा याद रखिएगा, एक पहचान भी बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई क्या रहेगी, संख्या रहेगी। तो जब भी कोई समासिक शब्द है उसके पूर्व में, उसके पहले अगर कोई भी संख्या रहेगी तो वो हमारा द्विगु समासी होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यह जरूरी नहीं है कि दुनिया में जो कुछ भी आपको शब्द दिखाई देते हैं उनका पूर्व पद अगर संख्यावाची हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह हमेशा द्विगु समासी होगा। हो सकता है कि वो चला जाए आप लोगों का
बहुब्रीहि समास में ही चला जाएगा। अब देखिए थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। जैसे कहने का मतलब यह है कि संख्यावाची कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ पंचभुज, जैसे मैं लिख दिया पंचभुज, क्या लिख दिया, पंचभुज लिख दिया। तो देखिए पंच का मतलब क्या होता है, 5 होता है। पंच का मतलब क्या होता है, 5। और भुज का मतलब होता है भुजा। भुज का मतलब क्या होता है, भुजा। तो पंचभुज मतलब 5 है भुजा जिसकी, तो पंचभुज। पंचभुज एक आकृति है, एक ज्यामितीय आकृति होता है पंचभुज। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि पंच हमारा होता है पूर्व पद। ये पंच कैसा पद है, पूर्व पद हो जाएगा। अब भुज हमारा कैसा पद हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। तो अभी तो मैं पढ़ाया कि जिस भी समास के पूर्व पद जो हमारा होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। अर्थात वहां पे कोई संख्या रहेगी तो हमारा कैसा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो पंच का मतलब होता है 5। तो 5 यहाँ पे दिखा है, संख्या है ना 5, तो यह हमारा पंचभुज क्या हो जाएगा हमारा। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु समास हो जाएगा। कोई और अगर हम लेते हैं, अगर मान लीजिए एक और हम शब्द ले रहे हैं त्रिभुज, एक और शब्द लेते हैं, चलिए आइए त्रिभुज। तो एक बात बताइए, त्रिभुज जो शब्द देख रहे हो, तो त्रि मतलब क्या होता है, 3। और भुज मतलब क्या होता है, भुजा। तो त्रि हमारा क्या होता है, ये पूर्व पद है। त्रि है हमारा पूर्व पद और भुज है हमारा उत्तर पद। तो त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है, 3। तो पूर्व पद हमारा संख्या है। पूर्व पद में तो अगर देखो तो संख्या है। तो अगर संख्या रहेगी तो हमारा कैसा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे और हमारे उदाहरण ले रहे हैं, अगर मान लीजिए चौराहा ही ले लिए, कौन सा शब्द ले लिए, चौराहा। क्या ले लिए, चौराहा। तो चौराहा ही ले लीजिए। तो चौ का मतलब होता है 4, राह का मतलब क्या होता है, राह मतलब रास्ता। तो 4 यहाँ पे भी तो संख्या है ना, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास होता है। लेकिन अभी मैं आपको बताया कि यह जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपको दुनिया में शब्द दिखाई दे रहे हो वो सभी हमारा जैसे द्विगु समास ही हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए एक शब्द मैं लिख दिया त्रिनेत्र। अगर एक शब्द मैं लिख दिया कौन सा, त्रिनेत्र, तो फिर कहोगे कि सर देखिए त्रि धन नेत्र, तो त्रि हमारा कैसा शब्द हो जाएगा, कहोगे सर त्रि तो हमारा पूर्व पद है। त्रि हमारा कैसा पद है, पूर्व पद है। और नेत्र हमारा कैसा पद है, तो उत्तर पद है। तो फिर बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया कि पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए, संख्यावाचक विषय मतलब अर्थात वहां पे कोई नंबर होना चाहिए। तो देखिए त्रि का मतलब 3 होता है, नंबर है। इसका मतलब तो सर त्रिनेत्र तो द्विगु समास होगा। ठीक है, देखिए द्विगु समास कह सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि इसको द्विगु समास आप नहीं कहेंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि त्रिनेत्र जो होता है वह बहुब्रीहि समास में भी चला जाता है। 3 है नेत्र जिनके, तो 3 नेत्र किनके हैं, तो हमारे शंकर जी हैं, भोलेनाथ है, शिव है, शंभु है, उनके 3 नेत्र होते हैं। तो ये त्रिनेत्र हमारा बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन हो सकता है कि कभी आप लोग को त्रिनेत्र क्वेश्चन पूछ दे, एग्जाम में पूछ दे और वहां पे बहुब्रीहि समास न दिया रहे। अगर बहुब्रीहि समास नहीं दिया जाएगा ना, तब आप लोग त्रिनेत्र को द्विगु समास में लगा सकते हो, तब वहां पे आप लोग लगा सकते हो द्विगु समास। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया गया ना, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि समास को ही लगाना है, क्योंकि सभी समासों में हमारा बहुब्रीहि समास होता है ना, वो सबसे प्रमुख माना जाता है। सबसे पहले आप लोग बहुब्रीहि समास को ही प्राथमिकता देना पड़ेगा। तो त्रिनेत्र द्विगु समास होता है, ऐसा नहीं है कि ये द्विगु समास नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दे दिया ना, तब आपको क्या लगा देना है, बहुब्रीहि समास लगा देना है। कुछ समझ में आप लोग को, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा द्विगु समास के बारे में। ठीक है, तो इस समास में अभी मैं बताया, इस समास में पूर्व पद अप्रधान होता है। ठीक है, अरे भाई जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, त्रि मतलब होता है 3, तो वो तो संख्यावाची विशेषण होता है। तो जब संख्यावाची विशेषण होता है तो वो तो अप्रधान हो जाएगा, और उत्तर पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये भी कह सकते हो कि जिस समास का पूर्व पद अप्रधान होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वह हमारा कैसा समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, मैं ट्रिक भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ट्रिक तो बता भी दिया मैं कि जिन शब्दों के पहले कोई संख्या आए तो वह द्विगु समास होता है। जिस भी मतलब शब्दों के पहले कोई संख्या आ जाएगा तो कैसा समास हो जाएगा, द्विगु समास होता है। परंतु
ये जरूरी नहीं है कि जो भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास हो, परंतु इसके बहुत सारे अपवाद भी है, मैं अपवाद बता दिए। जैसे त्रिनेत्र हो गया, ठीक है, तो त्रिनेत्र भी हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, अलग बात है, द्विगु समास होता है, लेकिन त्रिनेत्र हमारा बहुब्रीहि समास भी होता है। तो बहुब्रीहि समास, तो अब जैसे, अब कहने का मतलब है कि 12 सिंगा ले लीजिए, 12 सिंगा ले लीजिए, थोड़ा इसमें भी बहुत विवाद चलता है हमारा, 12 सिंगा, जैसे 12 सिंगा पे ले लीजिए, इसमें विवाद चलता है कि 12 सिंगा हमारा, बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमारा द्विगु समास होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर नहीं, ये तो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, द्विगु समास वाले कैसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे 12 लिखा गया है और सिंगा मतलब 12 है सिंह, जिसके 12 सिंह है। ठीक है, तो 12 यहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे तो संख्या है ना, अभी मैं पाया कि संख्या दिखाई देगा तो द्विगु समास। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि द्विगु समास नहीं होता है, लेकिन द्विगु समास से भी ज्यादा प्राथमिकता आपको देना है बहुब्रीहि समास को। अगर बहुब्रीहि समास अगर नहीं ऑप्शन में रहेगा तब आप लोग द्विगु समास लगाओगे 12 सिंह का, लेकिन द्विगु समास भी ऑप्शन में दे दे और बहुब्रीहि समास भी दे देना, तब आपको क्या लगाना है, 12 सिंगा ही लगाना है। क्योंकि हमारे धरती पर अगर देखा जाए कि 12 सिंह वाला एक ही जीव है जिसके पास 12 सिंह है। ठीक है, 12 सिंगा जो होता है, 12 सिंह है जिसके, तो 12 सिंह किसके पास है जी, और कोई जंतु है हमारे यहाँ, और तो कोई धरती पे जंतु नहीं जिसके 12 सिंह होते हैं, 12 सिंगा ही एक जानवर होता है जिसके 12 सिंह होते हैं। तो यहाँ पे विशेष अर्थ है, यहाँ पे अन्य अर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो 12 सिंगा हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, लेकिन बहुब्रीहि समास ऑप्शन में न रहे तब आपको क्या लगाना है, तब तो आप लोग जानते हो द्विगु समास लगा देंगे। ठीक है, तो अब तो इसमें भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, अब तो कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ उदाहरण देखते हैं, द्विगु समास के उदाहरण भी अगर देखा जाए तो देखिए थोड़ा ध्यान से। जैसे एक शब्द है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज को अगर दो भागों में अगर हम तोड़ते हैं तो चतुर प्लस भुज हो जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिएगा, र के नीचे भी हलंत का चिन्ह लगाया गया, लगा सकते हो आप लोग, ठीक है, भूलना नहीं है, र के नीचे भी हलंत का चिन्ह लगेगा। तो चतुर प्लस भुज, तो चतुर का मतलब क्या होता है, 4 होता है, और भुज का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, अर्थात इसका मतलब क्या निकलेगा, 4 भुजा है जिसकी। तो ये बताइए 4 भुजा किसकी है, तो 4 भुजा तो एक तो ज्यामिति आकृति के पास है जी। जैसे मान लीजिए 4 भुजा वाला है ना ये आकृति, इसकी कितनी भुजा है, देखिए 1 2 3 4, तो यह तो एक ज्यामिति आकृति में बना दिया, इसके पास 4 भुजा है, तो ये चतुर्भुज कहलाएगा। तो चतुर का मतलब क्या होता है, 4, चतुर का मतलब क्या होता है, 4, तो संख्या आ गया ना, पूर्व पद हमारा क्या है, संख्यावाची है, इसका मतलब चतुर्भुज भी हमारा क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि चतुर्भुज जो होता है ना वो हमारा बहुब्रीहि समास भी होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि हमको इस वीडियो को एक मतलब समझिए कि इस लेक्चर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, ये नहीं कि 2 या 3 लेक्चर लिया जाए, एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। अभी मैं बताया कि चतुर का मतलब होता है 4, चतुर का मतलब क्या होता है 4, और यहाँ पे भुज का मतलब क्या होता है, भुजा, तो 4 भुजा है, इसका मतलब यहाँ पे तो द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा चतुर्भुज जो होता है ना, यह हमारा बहुब्रीहि समास भी होता है। चतुर्भुज हमारा कौन सा समास होता है, तो बहुब्रीहि समास भी होता है। फिर कहोगे सर अब ये बहुब्रीहि समास कैसे होता है, तो देखिए चतुर्भुज को अगर तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग कि 4 भुजा है जिसकी, 4 भुजा है जिसकी। तो ये बताइए 4 भुजा किसकी है, तो हमारे जो विष्णु भगवान है, कौन से भगवान, विष्णु भगवान है, उनकी कितनी भुजा है, 4 भुजा है। तो अब कुछ आया समझ में, इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज हमारा बहुब्रीहि समास है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं दिया जाएगा तो आप लोग को क्या लगाना है, तो आप तो जानते ही हैं कि बहुब्रीहि अगर नहीं दिया जाएगा तब हमारे पास एक ही ऑप्शन में रहेगा कि जिसको लगाना पड़ेगा, कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 9 ग्रह, तो 9 ग्रह अगर तोड़ेंगे दो भागों में तो 9 प्लस ग्रह,
मतलब 9 ग्रहों का समूह। तो ये भी तो 9 9 एक क्या है, संख्या है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। और थोड़ा उदाहरण देखते हैं। दोपहर मतलब दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार। तो दो भी हमारा क्या होता है, दो, यहाँ पे दो देख रहे हो ना, ये भी हमारा एक संख्या है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, तो द्विगु समास हो जाता है। अगला थोड़ा उदाहरण देखिएगा। पंचवटी, पंच प्लस वटी। तो देखिए पंच का मतलब क्या होता है, पांच होता है, तो पांच एक संख्या है, और वटी का मतलब क्या होता है, वृक्ष। तो इसको अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, पांच वृक्षों वाला स्थान, पांच वृक्षों वाला स्थान। तो ये पंचवटी भी हमारा कैसा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और थोड़ा देखते हैं उदाहरण। शताब्दी, तो शताब्दी भी हमारा क्या हो जाएगा, सत प्लस अवधि। तो सत मतलब होता है 100, अवधि मतलब अब्द होता है, उसका मतलब होता है वर्ष होता है, अर्थात 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह, अर्थात शताब्दी भी हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। ठीक है। और भी ले लीजिए, जैसे चौराहा ले लीजिए। ठीक है। चौ प्लस राहा, चौ मतलब क्या होता है, चार, चौ का मतलब क्या होता है, चार, राह मतलब रास्ता होता है, तो चार राहों का समूह। तो यहाँ पे भी चार देख रहे हो ना, यहाँ पे भी संख्या है, तो संख्या होगा तो यहाँ पे कैसा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चौराहा के अलावा और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं तिराहा ले लिया, जैसे मैं क्या ले लिया, तिराहा ले लीजिए। तो फिर तीन राहों का समाहार, तीन मतलब क्या होता है, तीन होता है, तो तिराहा भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब अगला समास के बारे में, द्वंद्व समास। द्विगु समास आप लोगों का कंप्लीट हो गया, पहला समास जो कक्षा 10 में आता है। ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव मैं प्रश्न डालूंगा ही, तो और भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। अब द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान, उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है। इस समास में क्या होता है, दोनों पद, दोनों पद का मतलब क्या होता है बाबू, दोनों पद का मतलब होता है पूर्व पद भी प्रधान हो जाएगा, कौन सा पद, पूर्व पद भी प्रधान हो जाएगा, और उसके बाद उत्तर पद भी प्रधान हो जाएगा। पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो जाएगा ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, दोनों हमारे प्रधान होते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण थोड़ा देखते हैं, माँ बाप। तो माँ बाप को हम लोग बोलेंगे तो माँ और बाप। जैसे देखिए अक्सर अगर देखा जाए तो द्वंद्व समास जो होता है उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, देख रहे हो ना, योजक चिन्ह लगाया गया है। माँ बाप में देखिए थोड़ा, जय पराजय हो गया, दाल भात हो गया, भाई बहन हो गया, पाप पुण्य हो गया, खरा खोटा हो गया, दुख सुख हो गया, ये सभी शब्दों में हमारा योजक चिन्ह लगता है। तो अक्सर एक एक पहचान भी होती है द्वंद्व समास को, अगर पहचान भी अगर पूछा जाएगा तो पहचान के माध्यम से एग्जाम में आप लोग हल कर सकते हो कि द्वंद्व समास के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। और जब योजक चिन्ह को हटाते हैं ना, तो योजक चिन्ह का जब लोप हो जाता है ना, तो वहां पे और, अथवा, या, एवं आ जाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, जो हमारा योजक चिन्ह होता है ना, योजक चिन्ह, कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का कैसे चिन्ह होता है, ऐसे होता है। ठीक है। तो ये तो बड़ा बना दिया मैं, थोड़ा छोटा होता है। ठीक है। ये तो निर्देशक चिन्ह मैं बना दिया। ठीक है। योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह को जब हटाते हैं ना, तो उसके जगह पे क्या आता है, और आता है, या तो और आएगा, ना तो अथवा आएगा, या आएगा, या भी आ सकता है। ठीक है। अथवा आ सकता है, एवं आ सकता है, इसको हटाएंगे तो। ठीक है। देखिए माँ बाप का हो जाएगा माँ और बाप, पराजय का क्या हो जाएगा, जय और पराजय का क्या हो जाएगा, जय और पराजय। दाल भात का क्या हो जाएगा, दाल और भात। भाई बहन का हो जाएगा भाई और बहन। पाप पुण्य का हो जाएगा पाप और पुण्य। और खरा खोटा का क्या हो जाएगा, खरा या खोटा। देखिए इसमें या आ गया है ना। ठीक है। खरा या खोटा। तो देख रहे हो ना कि योजक चिन्ह जो भी हटे, देखो योजक चिन्ह हटा कर ही देखिए ये और आया है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना, अब दाल भात में देखिए योजक चिन्ह है ना, इसको हटा के ही ना और लाया गया है। तो कहने का मतलब है कि इसमें योजक चिन्ह जब लोप हो जाता है तो उसके जगह पे लोप होने के बाद और, अथवा, एवं, या आते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं, एक दो उदाहरण है थोड़ा।
देखिए जैसे गुण दोष देखिएगा, तो गुण अथवा दोष, ये जो योजक चिन्ह है ना, इसको अगर हम हटा दिए हैं ना तो क्या आ गया है, अथवा का चिन्ह आ गया है। अब दुख सुख देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब दुख सुख में योजक चिन्ह हटाया होगा तो क्या हो जाएगा, दुख या सुख। नोट में एक चीज मैं लिखवाया हूं कि विग्रह करने पर, मतलब समास विग्रह जब करोगे तो और आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, उसके बाद एवं आएगा। देख रहे हो ना, ये चार चीजें आ जाती हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए मैं एक पहचान बताया हूँ, और देखिए कक्षा 10 में ये पहचान काफ़ी है, लेकिन ये अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अगर कोई होंगे तो आप लोग इसमें योजक चिन्ह के बारे में फोकस ना कीजिएगा, ठीक है। यह जरूरी नहीं है ना कि कोई भी दो शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं ना और उसमें अगर योजक चिन्ह रहेगा तो यह जरूरी नहीं है कि वह द्वंद्व समास ही होगा। जैसे एक शब्द मैं लिख दिया धीरे धीरे, यहाँ पे देख रहे हो ना, एक शब्द लिख दिया हूँ धीरे धीरे, तो यहाँ पे भी तो देख रहा हूँ ना योजक चिन्ह है। तो बहुत से लोग इसे बता देते हैं ना कि जो भी शब्द अगर दिखाई देते हैं उनके बीच में अगर योजक चिन्ह रहता है तो वह सदैव हमारा द्वंद्व समास होता है। यह जरूरी नहीं है। ये हमारा धीरे धीरे जो समास है ना, धीरे धीरे, यह हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। ये हमारा जो सबसे पहला वाला जो आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, अव्ययी भाव समास। ये कैसा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक ही शब्द को रिपीट कर दिया गया है। यहाँ पे एक ही शब्द को क्या कर दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है, और योजक चिन्ह भी है। तो यह जरूरी नहीं है कि आप लोग का द्वंद्व समास में हो जाएगा। ये हमारा किस में हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो पहला वाला मैं पढ़ाया तो नहीं था, क्योंकि आप लोगों में तो आना नहीं है, ठीक है। मैं एक उदाहरण के लिए मैं बता दिया, ठीक है। ये भी याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि दुनिया में जो कुछ भी आपको शब्द दिखाई देते हैं तो वो सदैव उसमें जैसे हमारा द्वंद्व समास ही होगा, यह कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और हमारा एक होमवर्क भी रहेगा, आप लोग थोड़ा एक जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में थोड़ा उत्तर भी दीजिएगा। तो उत्तर भी जरूर देना है ताकि समझ में आए कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो। आप लोग थोड़ा बताइएगा कि धर्माधर्म, धर्मा धर्माधर्म, आप लोग को ये बताना कि ये जो धर्माधर्म है ना वह कौन सा समास है। आप लोग का ये क्वेश्चन रहेगा, ये होमवर्क है आप लोग के लिए, और इसको कमेंट में जब वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट में आप लोग टाइप कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कौन सा समास है, धर्मा धर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब थोड़ा तीसरे समास के बारे में अब आते हैं। अब तीसरे समास के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि दो समास तो आपको पढ़ा दिया गया है। एक आपका द्विगु समास हो गया, एक हमारा द्वंद्व समास हो गया। अब हमको पढ़ना है कर्मधारय समास के बारे में। और कर्मधारय में देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह जरूर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे छूट जा रहा है, ठीक है। कर्मधारय टाइप में तो जानते हो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। कर्मधारय के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं क्या करें, उसके बाद मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, क्योंकि दो ही तो पद ही होते हैं समास में। तो उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नोट में लिखवा दिया हूं, कर्मधारय समास में पूर्व पद अप्रधान होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। अब आप लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा कि सर हमको तो ये समझ ही में नहीं आया कि ये कह क्या रहा है। चलिए आसान भाषा में अब समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग ध्यान से, हम लोग किसके बारे में पढ़ना है अभी, कर्मधारय समास के बारे में। कौन से समास के बारे में, कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय ऐसे लिखा जाता है ना। अच्छा एक बात बताइए, कर्मधारय समास भी तो दो पद होंगे ना, कर्मधारय समास जो होता है इसके भी तो दो पद हो जाएंगे ना। एक हमारा तो पूर्व पद हो जाएगा, एक कैसा पद हो जाएगा, पूर्व पद होता है, एक तो पूर्व पद हो जाएगा, और एक हमारा हो जाता है उत्तर पद। एक पूर्व पद हो गया और एक हमारा कैसा पद हो जाएगा, उत्तर पद होता है। कर्मधारय समास में यही ना होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है ना, पूर्व पद जो होता है वह अप्रधान होता है। ये हमेशा क्या होता है, अप्रधान। अरे अप्रधान का मतलब होता है कि प्रधान न होना। इसी के बारे में मैं लिखवाया हूं कि पूर्व पद जो पहला वाला जो पद होता है ना वो अप्रधान होता है, और उत्तर पद जो होता है ये हमारा प्रधान होता है, ठीक है।
फिर कहोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो फिर से समझा रहा हूं, देखिएगा। कर्मधारय में एक पूर्व पद होता है ना, एक पूर्व पद होता है, ठीक। तो ये पूर्व पद जो हमारा होता है ना, यह विशेषण होता है। जो हमारा पूर्व पद होता है ये हमारा क्या होता है, विशेषण होता है। तब विशेषण जब रहेगा बाबू, तो ये बताइए प्रधान होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हमारा अप्रधान ही ना होगा। और एक देखिएगा उत्तर पद, पूर्व पद के बाद एक कौन सा पद होता है, उत्तर पद। और उत्तर पद हमारा क्या होता है, विशेष से होता है। उत्तर पद हमारा क्या होता है, विशेष से होता है। क्योंकि सर ये विशेष से क्या होता है, विशेष नहीं जानते हो आप लोग। देखिए संज्ञा का नाम सुने हो ना, संज्ञा पढ़े हो ना, तो संज्ञा ही हमारा विशेष्य होता है। आसान भाषा में समझिए, जो हमारा संज्ञा होता है ना, वही हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक है। तो पूर्व पद अगर जहाँ विशेषण रहेगा, विशेषण पढ़े हो ना, विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लो मैं समझाऊं कि जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक, देखिए मैं समझा रहा हूँ विशेषण और विशेष्य के बारे में। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे एक उदाहरण में लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा समझिए इसको। तो राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे देखिए राम कैसा है, बताइए, तो राम कैसा है, तो अच्छा है। तो ये जो अच्छा देख रहे हो ना, यही हमारा होता है विशेषण, यह हमारा क्या होता है, विशेषण। अब बताइए कौन अच्छा है, बताइए तो बाबू कौन अच्छा है, राम। तो ये जो राम देख रहे हो ना, ये हमारा विशेष से होता है। ये जो राम देख रहे हो ना, ये हमारा क्या होता है बाबू, तो ये विशेष से होता है। आया अब समझ में, अब कुछ समझ में आया। जैसे राम अभी मैं बताया, राम जो हमारा होता है, यह हमारा क्या होता है, विशेष से होता है। राम एक अच्छा लड़का है ना, तो राम हमारा क्या है, विशेष से है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा जो हमारा होता है ना, तो हमारा क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जो हमारा पूर्व पद होता है ना कर्मधारय समास में, वह विशेषण होता है। और जो हमारा उत्तर पद होता है ना, वह क्या होता है, विशेष से होता है। अब कहोगे सर एक चीज, दो चीज तो और आप लिखे हैं, उपमान भी लिखे हैं और उपमेय भी लिखे हैं, ये भी तो दो चीज लिखे हैं। अब ये क्या होता है, अभी आपने लिखा है कि पूर्व पद विशेषण के साथ साथ उपमान भी हो सकता है, और जो हमारा उत्तर पद होता है वह विशेष्य के साथ साथ उपमेय भी हो सकता है। सर तो यहाँ पे अब ये उपमान उपमेय, अब ये कौन सा खेला आ गया यहाँ पे, अब ये कौन सी दुनिया से आ गए ये दो लोग, ये दो वन मानुष कहाँ से आ गए। तो आप लोग इनके बारे में मैं पढ़ा दिया हूँ, रस में जाकर देख सकते हो, रस का चैप्टर डाला गया है। और रस में पढ़ाया था कि रस जो होते हैं, रस के जो एक प्रकार होता है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना करना, और उस उपमा अलंकार में ही मैंने पढ़ाया है कि उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। चार होते हैं रंग रस के, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। लेकिन हमको उपमान और उपमेय के बारे में बताना है। आखिर में ये उपमेय और उपमान होते क्या हैं, तो देखिए मैं समझा रहा हूं। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय बोलते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान बोलते हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। और जिससे की जाती है ना, वह हमारा क्या होता है, उपमान होता है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, रुकिए आप लोग को थोड़ा एक बार उदाहरण से समझा दिया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण लिख दिया कि फूलों सा
चेहरा चेहरा तेरा। एक उदाहरण मैं लिख दिया, फूलों सा चेहरा तेरा। तो एक बात बताइए, हमको तो दो ही चीज के बारे में बताना है, एक उपमेय, एक तो उपमेय बताना है कि इसमें उपमेय कौन सा है, और एक बताना है उपमान। एक कौन सा बताना है? उपमान के बारे में। तो अभी मैं पढ़ाया कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय बोलते हैं। बताइए, फूलों सा चेहरा तेरा, तो चेहरा का ही ना तुलना किया गया है फूल से। चेहरा की तुलना किससे किया गया है? फूल से किया गया है। तो इसका मतलब चेहरा हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। एक बात बताइए, चेहरा का तुलना किससे किए हैं हम? फूल से किए हैं, तो फूल हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूलों सा चेहरा तेरा एक गाना भी है, उसी पर मैं उदाहरण भी आपको समझा दिया कि जिसकी तुलना की जाती है उसे बोलते हैं उपमेय, और जिससे की जाती है उसे उपमान। तो चेहरा का तुलना किए हैं तो चेहरा हमारा उपमेय हो जाएगा। फूल से किए हैं तो फूल हमारा क्या होता है? उपमान हो जाता है। अब इससे आसान हमारे बस का नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, विधिवत थोड़ा जानकारी बहुत जरूरी है बाबू। हम अगर चाहते तो डायरेक्ट इसमें ट्रिक भी बता देते दूसरे के जैसे, लेकिन कभी हो सकता है कभी अलग से कोई उदाहरण एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, फिर वहाँ पे ट्रिक ट्रिक मतलब ट्रिक लगाते ही रह जाओगे आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा ट्रिक पे, थोड़ा कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास हम पढ़ रहे हैं। कौन सा समास पढ़ रहे हैं? कर्मधारय, कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं। कौन सा समास पढ़ रहे हैं? कर्मधारय। तो कर्मधारय समास में एक पूर्व पद होता है और एक हमारा होता है उत्तर पद। तो याद रखिए, पूर्व पद जो पहले का पद होता है, मतलब पहला पद हमारा हमेशा क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। याद रखिए, जब भी कोई शब्द के पहले आपको विशेषण देखने को मिल जाए, विशेषण तभी मैं पता है ना कि संज्ञा या शब्द का विशेषता बताने वाला शब्द हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा और सर्वनाम का, सॉरी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब तो आप लोग आइडिया लग गया ना कि कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए नीलकंठ हो गया, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा? नीलकंठ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं हो जाएगा, क्या लिख दिया? नीलकंठ। ठीक है, तो देखिए, नील प्लस कंठ, दो शब्दों से मिलकर बना है नील प्लस कंठ। तो नील का मतलब क्या होता है? नीला। नील का मतलब क्या होता है? नीला। ठीक है, और कंठ तो आप लोग जानते हो, तो नीला कंठ। ठीक है, नीला कंठ। तो यहाँ पे नीला हमारा क्या होता है? विशेषण ही ना है बाबू, और कंठ हमारा क्या है? विशेष है। अरे भाई, कंठ कैसा है? तो नीला है, तो कंठ हमारा विशेष से होता है। अभी तो मैं पढ़ाया था कि इसमें विशेष से और विशेषण के बारे में जानना है। तो कंठ तो विशेष से हो जाता है, और विशेष ही संज्ञा होती है, और नीला हमारा विशेषण होता है। कंठ कैसा है? तो नीला है। कंठ कैसा है? तो नीला है। तो नीला हमारा क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। तो नील मतलब क्या होता है? नीला। नील मतलब वो नील की खेती मत समझिएगा, चले जाइएगा भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, नील का मतलब क्या होता है? नीला होता है। तो नीला हमारा विशेषण है, इसका मतलब नीलकंठ भी हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो नीलकंठ तो बहुब्रीहि समास भी होता है। आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि सर नीलकंठ तो हम लोग बहुब्रीहि समास में भी पढ़े हैं। अरे मैं तो अभी तो बताया कि बहुत सारे ऐसे भी समास है ना कि जो बहुब्रीहि में भी चले जाते हैं और अपने आप में भी होते हैं, लेकिन हमेशा बहुब्रीहि को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा, सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा नीलकंठ होता है, अगर ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि समास भी दिया रहे और कर्मधारय समास भी दिया रहे, तब वहाँ पे क्या लगाएंगे? तो वहाँ पे बहुब्रीहि ही आपको लगाना है, क्योंकि बहुब्रीहि समास को ही प्राथमिकता दिया जाता है। हाँ, अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में न दिया रहे, तब आपको क्या लगाना है? नीलकंठ लगाना है। अब आया समझ में आप लोग को? चलिए चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उदाहरण के बारे में थोड़ा देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, महात्मा। महात्मा, तो महात्मा का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है? महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। तो यहाँ पे हमारा महान क्या होता है बाबू? महान हमारा विशेषण है। महान हमारा क्या है? विशेषण है। उसके बाद आत्मा हमारा क्या होता है? विशेष से होता है। ठीक है, तो मैं अभी तो बताया ना कि जब भी आपको विशेषण देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पे कैसा समास हो जाएगा?
ठीक है, तो आपको कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और ट्रिक है, जब भी हैं जो आएगा, हैं जो, जब भी समास विग्रह करोगे ना किसी शब्द का, तो हैं आ जो एक साथ अगर आ गया, देख रहे हो ना सब में, देखो महान है जो, आत्मा है जो, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जो हैं जो हैं जो, यहाँ पे देख रहे हो ना है जो, अधिकतर शब्द में, अब ये नहीं कि सभी में देखने को मिलेगा, लेकिन एक ट्रिक है जो जब भी आ जाएगा तो वो कैसे समास हो जाएगा, ठीक है, तो कर्मधारय समास आ जाएगा। जैसे नीलकंठ, तो नील प्लस कंठ, नील मतलब क्या होता है, नीला, और कंठ मतलब क्या होता है, कंठ होता है। तो नील हमारा, नीला जो होता है वो विशेषण होता है, और जो हमारा कंठ होता है वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। और थोड़ा देखिएगा आप लोग, जैसे नील गाय देखिए, तो नीली है जो गाय, हमारा कैसा समास है, कर्मधारय। अरे भाई नीला हमारा क्या है, विशेषण ही तो होता है ना। अब देखिए अगला एक उदाहरण में लिखा हूं, श्रेष्ठ कवि, तो श्रेष्ठ कवि भी दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रेष्ठ प्लस कवि, तो श्रेष्ठ है जो कवि, तो श्रेष्ठ है जो कवि वो कौन है, श्रेष्ठ कवि है, तो श्रेष्ठ भी हमारा विशेषण होता है। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, चरण कमल, अब कहोगे कि सर इसका कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा समास है, तो इसको तोड़िए, इसका समास विग्रह कीजिए थोड़ा, तो चरण के समान कमल, चरण कमल का मतलब क्या होता है, चरण के समान कमल होता है, तो के समान भी आएगा ना, याद रखिएगा जब भी है जो आ जाए, या तो है जो आ जाए या के समान आ जाए, वहां पे कौन सा उत्तर देना आपको, कर्मधारय समास देना है। फिर कहोगे सर चरण कमल में तो विशेषण है ही नहीं, अभी आपने बताया, अरे भाई तो विशेषण नहीं है तो उपमान और उपमेय तो है ना। देखिए चरण के समान कमल, मतलब जो चरण है ना, चरण वो किसके समान है, कमल के समान। देखिए ध्यान से, चरण कमल, चरण कमल, तो यहाँ पे जो चरण हमारा है ना, वो किसके समान है, कमल के समान। अब एक बात बताइए, उपमेय में पढ़ाया था ना, जिसकी तुलना की जाती है, बताइए किसकी तुलना की गई है जी, चरण का किया गया, तो चरण हमारा क्या होता है, उपमेय होता है, क्या होता है, उपमेय होता है। और किससे तुलना किया गया है चरण का, कमल से, तो कमल हमारा क्या होता है बाबू, तो कमल हमारा उपमान होता है। अब आया समझ में उपमेय और उपमान के बारे में, और समझना होगा तो रस का वीडियो पड़ा हुआ आप लोग देख सकते हो, लेकिन रस तो हम पढ़ाए नहीं है ना इसमें, अच्छा अपने नए वाले चैनल में पढ़ाए थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, रस को मैं एक बार पढ़ा के उसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा है इस रस चैप्टर को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए चरण के समान कमल ये भी हमारा है। उसके बाद और देखते हैं थोड़ा, परमानंद, परम है जो आनंद, है जो आ गया ना। फिर नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, तो नीला हमारा विशेषण है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है, और देखिए अंबर तो अंतरिक्ष को भी बोलते हैं, अंबर आकाश को भी बोलते हैं, लेकिन अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं। तो पीला भी हमारा विशेषण होता है ना, पीला, नीला, हरा, काला, अच्छा, बुरा, ये सभी हमारा विशेषण होता है। ये सभी पीताम्बर में हमारा क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास भी होता है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, पीताम्बर बहुब्रीहि समास भी होता है, क्योंकि पीला वस्त्र वो हमारे श्री कृष्ण भी पहनते हैं, विष्णु जी भी पहनते हैं। लेकिन अगर वो बहुब्रीहि ऑप्शन में ना रहे तब आपको क्या लगाना है, तब तो आपको भाई लगाना है इसी को, कर्मधारय समास को, ठीक है। चलिए और लास्ट देखिए, अधपका, अधपका हम लोग नहीं बोलते हैं कि पूरी तरह से खाना, मतलब कोई रोटी अगर मान लो पका रहे हैं हम लोग, तो बोलते हैं कि भाई ये अधपका रोटी है, अधपका मतलब आधा है जो पका, मतलब पका तो है लेकिन कितना पका है, आधा पका है, तो आधा भी हमारा विशेषण ही होता है बाबू, क्या होता है, विशेषण ही होता है, ठीक है। तो अधपका भी हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा कर्मधारय समास होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कर्मधारय समास भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कर्मधारय समास भी आ गया समझ में, तो अब हम चलते हैं आज का सबसे अंतिम समास के बारे में अध्ययन करने के लिए, और वह है आप लोग का समास कौन सा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब कौन से समास के बारे में हमको अध्ययन करना है, बहुब्रीहि समास के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। कौन से समास के बारे में, बहुब्रीहि समास के बारे में। अरे बाबू तो मैं कई बार तो बता चुका कि जो हमारा बहुब्रीहि समास होता है इसके भी तो दो पद होंगे, एक पूर्व पद होगा और एक क्या हो जाता है, उत्तर पद होता है। लेकिन इस समास की खासियत यह है कि न ही पूर्व पद प्रधान होता है
और न ही उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब इन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं, कोई तीसरा प्रधान होता है। ठीक है, इसमें न तो उत्तर पद प्रधान होगा और ना ही पूर्व पद प्रधान होगा। उसी का वही यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से आप लोग। जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद मतलब ना तो पूर्व पद प्रधान होगा बाबू और ना ही उत्तर पद। अर्थात मैं लिख दिया हूँ कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अप्रधान होते हैं तथा अन्य पद प्रधान होता है, उसे कैसा समास बोलते हैं बाबू? बहुब्रीहि समास। ठीक है, नोट में मैं कुछ लिखवाया हूँ कि सभी समास में बहुब्रीहि समास प्रमुख माना जाता है। मैं आपको अभी पीछे भी बताया कि जो भी समास आपको देखने को मिलता है, सभी समास में सबसे प्रमुख समास अगर कोई माना जाता है वह बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अगर कभी भी द्विगु समास तथा कर्मधारय समास के शब्द बहुब्रीहि समास में भी आते हैं ना, तो हमेशा बहुब्रीहि समास को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि समास नहीं है तब तो आप द्विगु समास या कर्मधारय समास लगा सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर कोई भी ऐसा शब्द दिया रहे कि जो कर्मधारय भी दिया रहे ऑप्शन में और बहुब्रीहि भी दिया रहे, तो वहाँ पे किसको लगाओगे? आप लोग को बहुब्रीहि लगाओगे। या द्विगु दिया रहा है ऑप्शन में, बहुब्रीहि दिया रहा है, फिर भी वहाँ पे कैसा समास लगाओगे? बहुब्रीहि ही लगाओगे। कुछ आया समझ में आप लोग को? ठीक है, अब समझ में आया तो चलिए आगे बढ़िए और आगे बढ़कर अब थोड़ा उदाहरण देखिएगा बहुब्रीहि समास का। ठीक है, तो देखिए गौर कीजिए थोड़ा बहुब्रीहि समास के उदाहरण। नीलकंठ। अच्छा, नीलकंठ का अगर समास विग्रह करेंगे तो नीला है जो कंठ, ये तो चलिए मैं पढ़ा चुका हूँ ना कर्मधारय समास में। लेकिन नीलकंठ ये भी तो होता है ना कि नीला है कंठ जिसका। तो ये बताइए नीला कंठ किसका है बाबू? तो शंकर जी का है ना। तीसरे की ओर अर्थ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि किसी और की ओर अर्थ जा रहा है ना। ठीक है, किसी और की ओर संकेत जा रहा है ना, तो शंकर जी की तरफ जा रहा है ना। तो हमारा कैसा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर देखिए, पीला है वस्त्र जिसका है, ये बताइए पीला वस्त्र किसका है? कृष्ण जी का है, तो पीताम्बर भी हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिएगा, लिखा हूं मैं चंद्रमौली। चंद्र, चंद्र का मतलब होता है बाबू चंद्रमा। अब मौली का मतलब होता है, क्या होता है मौली का मतलब? सिर होता है। मतलब चंद्र है सिर पर जिसके। ये बताइए कौन से ऐसे देवता हैं जिनके सिर पर चंद्र है, चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा को वो धारण किए हैं? तो हमारे कौन है? शंकर जी है। ठीक है, त्रिनेत्र मतलब तीन है नेत्र जिसके। किसके तीन नेत्र हैं बाबू? शिव जी के हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिखर मतलब वही माथा होता है। बताइए किसके माथे पर बताइए चंद्र है? तो चंद्रशेखर वो कहलाते हैं, शंकर जी हैं। दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, तो बताइए 10 आनंद किसका है बाबू? तो रावण का है। तो इसके कहने का मतलब, अच्छा आपको लग रहा होगा ना कि सर ये तो हमेशा ये भगवान का ही नाम आ रहा है। हाँ ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक भी मान सकते हो कि जब भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए और जैसे भगवान का नाम वहाँ पे देखने को मिल जाए, देवता का नाम, देवता का नाम अगर देखने को मिल जाए तो वहाँ पे आप लोग क्या लगा सकते हो? बहुब्रीहि समास लगा सकते हो। ठीक है, जब भी देवता का नाम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि अब हमेशा देवता के ही नाम रहेंगे तो अभी हमारा बहुब्रीहि समास। और भी बहुत समय समास होते हैं, जैसे मान लीजिए पंकज ही ले लीजिए। मैं से एक शब्द में लिख दिया पंकज, और पंकज भी आपसे पूछा जाए कैसा समास है, तो पंकज भी हमारा बहुब्रीहि समास ही होता है बाबू। पंकज भी हमारा कैसा समास होता है? तो पंकज भी हमारा बहुब्रीहि समास ही होता है। फिर कहोगे सर कैसे? तो देखिए तोड़िए दो भागों में पंकज को, तो पंकज को अगर दो भागों में तोड़ते हैं ना तो हमारा बनेगा पक, पक प्लस ज। और पक का मतलब होता है कीचड़। पक का मतलब क्या होता है? कीचड़। और ज का मतलब होता है जन्म, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो बाबू कीचड़ मतलब ये कौन जन्म लेता है? तो कीचड़ में तो आप लोग तो जानते ही हो कि कीचड़ में हमारा जन्म लेता है कमल, कमल का फूल। तो ये बताइए तीसरे की ओर अर्थ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो पंकज है वो भी हमारा कैसा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा भगवान के ही नाम आए, भाई बहुत सारा चीज आ सकता है। ठीक है,
अच्छा, एक दंत भी बताइए थोड़ा। एक दंत, तो एक है दंत जिसके, तो बताइए एक दंत किसके हैं, तो गणेश जी के। तो एक दंत भी हमारा कैसा समास हो जाएगा, तो बहुब्रीही समास हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दशानन, दशानन तो मैं बता चुका हूँ ना। उसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए जैसे मैं लिख दिया कि चतुर्मुख। अब जैसे मान लो चतुर्मुखे लिख दिया मैं, कि चतुर्मुख मतलब चार है मुख जिनके। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे जैसे अगर शब्द देखने को मिलते हैं कि जो हमारे बहुब्रीही समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। एक दंत में बता दिया। अब जैसे गजानन, जैसे एक और शब्द में लिख दिया गजानन, गजानन लिख दिया। तो गजानन तो भाई गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया लंबोदर, जैसे मैं लिख दिया लंबोदर, जैसे लंबा है उदर जिनका। तो बताइए लंबा उदर किसका है, उदर मतलब पेट होता है। तो बताइए लंबा पेट किसका है, तो गणेश जी का है। तीसरे की ओर अर्थ जा रहा है, तो ये भी हमारा बहुब्रीही समास हो जाएगा। गजानन का मतलब क्या होता है, गज प्लस आनन। गज मतलब भाई जिसका सिर, आनन, आनन मतलब क्या होता है, सिर। जिसका सिर गज के समान हो। ठीक है। गज मतलब क्या होता है, हाथी। हाथी के जैसा बताइए किसका है, समान नहीं बोलना है, हाथी के जैसा हो। जिसका सिर क्या है, हाथी के जैसा हो। तो बताइए कौन है, गणेश जी का है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुब्रीही समास भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। और यहाँ पे आपका समास का जो 4 प्रकार है, जो कक्षा 10 में पूछा जाता है, अब इस क्लास का हम द एंड कर दिए। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछा था, आप लोग जवाब भी दे दीजिएगा कमेंट में। आपसे पूछा गया था कि जो हमारा धर्म है, कौन सा धर्म है, ये बताना है कि यह कौन सा समास है। सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा। और अगर व्यक्ति हमारे चैनल में जुड़े होंगे और या हमारे समाज के वीडियो को देख रहे होंगे, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, कहीं भी नहीं छोड़ना है। और जब भी समस्या आएगी समास में, तो आप लोग वीडियो को पुनः देख सकते हैं। और भगा कर नहीं देखना है, पूरा एकदम देखिएगा, तो बैठ के सुनते रहिएगा। ठीक है। और कॉपी में आप लोग नोट भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। और अगर अब क्लास लग रहा हो तो कमेंट में ये भी लिख दीजिएगा अगर कि सर हम ऑब्जेक्टिव भी लगाना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसको पढ़ने के बाद भी अगर ऑब्जेक्टिव लगाने का अगर मन कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव का भी समास का एक मैं वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग और देखकर समास को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।